Hello students, welcome to S2 On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इकोसिस्टम। इकोलॉजी यूनिट हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें पहला यूनिट हमारा चैप्टर जो है हमारा हो चुका है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने थे, क्या क्या एबायोटिक फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, और इसके अलावा हम लोग पढ़े थे क्या क्या एबायोटिक फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, ये सब हमारा ऑर्गेनिज्म में था। फिर हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़े कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या क्या इफेक्ट करता है, नेटेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन क्या होता है, ये सब हम लोग जाने थे। ठीक, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, 3 तरह के पॉपुलेशन पढ़े थे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन क्या होता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन क्या, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, जो प्रीडेशन, ये सब था हमारा, कंपटीशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला यूनिट हमारा खत्म हो चुका था। अब हमारा नया चैप्टर है क्या? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? आपका एनसीईआरटी बोलता है कि एक छोटे से वाटर ड्रॉप से लेके एक बड़ा सा ओशियन, पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ, सब एक इकोसिस्टम है। वाटर ड्रॉप भी इकोसिस्टम है, एक ग्रासलैंड भी इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, एक रिवर भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओशियन इकोसिस्टम है, वाटरफॉल इकोसिस्टम है। तो कुछ भी जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया अलॉन्ग विथ क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु सबको मिला के इकोसिस्टम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा पढ़ना है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि इकोसिस्टम को डिफाइन करता है, वो क्या क्या होता है। ठीक, तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोडक्टिविटी, ठीक, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन रेट को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोड्यूस कौन करेगा? जो प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूस कौन होगा? जो प्रोड्यूसर होगा। ठीक, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। अब सवाल आता है कि क्या प्रोड्यूस करता है और ये प्रोड्यूसर कौन है? तो प्रोड्यूसर हम लोग बोलते हैं प्लांट को। पूरे अर्थ पे जितना भी इकोसिस्टम है उन सब में जो प्रोड्यूसर है वो क्या है? प्लांट है। अब प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? तो प्लांट जो भी बायोमास प्रोड्यूस करता है, जिसको कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है। जैसे हम क्या है? कंज्यूमर, हम आम खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम और कोई फल खाते हैं। तो प्लांट उस वेजिटेबल और फ्रूट्स को क्या करता है? प्रोड्यूस किया। ठीक, तो हम क्या किए? उसको कंज्यूम किए। तो जो प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है वो क्या होगा? कंज्यूमर। ठीक, और जो प्लांट जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, या प्लांट का जो बायोमास है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। ठीक, तो प्लांट है प्रोड्यूसर और प्लांट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने वाला क्या है? कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वर्ड आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे और कंज्यूमर किसको बोलेंगे। अब इसमें और भी आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, इस तरह से टॉप कंज्यूमर, इस तरह से बहुत सारा वर्ड है। वो हम लोग फूड चेन में पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह सब क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ ध्यान देना है किस पे? प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी जो है उसको मेनली 2 तरह का प्रोडक्टिविटी बताया गया है, एनपीपी और जीपीपी, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होगा? प्राइमरी प्रोडक्शन होगा प्लांट बायोमास। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे मान के चलिए कि कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का कोई एक बाउंड्री होगा, फिक्स बाउंड्री होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जंगल है, इसके बाद उधर शहर है, इसके बाद इधर नदी है। ऐसा हो सकता है कि फॉरेस्ट का क्या होगा, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होगा। तो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जितना भी प्लांट बायोमास है, बायोमास होता है ड्राई बायोमास हो सकता है, वेट बायोमास हो सकता है, तो जितना भी पर्टिकुलर बायोमास है उस बायोमास के बारे में बोलता है कि वो प्राइमरी प्रोडक्शन है। प्लांट जो भी प्रोड्यूस किया वो क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्शन। अब बात आती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहली बात तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक। और प्रोडक्शन क्या है? जो भी बायोमास प्रोड्यूस है वो प्रोडक्शन है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? ये बोलता है जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। आर क्या है? आर है हमारा रेस्पिरेटरी लॉस। आर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। प्लांट है, खाना बनाएगा, जो भी खाना बनाया वो अपना खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, सनलाइट को यूज किया, फोटोसिंथेसिस किया और फूड प्रोड्यूस किया। उस फूड को वो खुद कंज्यूम करेगा। जब उसका कंजम्पशन हो जाएगा वो अपना पहले सर्वाइवल देखेगा, उसके बाद वो फ्रूट बनाएगा, उसके बाद जब फ्रूट बनेगा तो उस फ्रूट को हम खाएंगे। तो मतलब प्लांट जो भी प्रोड्यूस किया उसका कुछ पार्ट पहले वो खुद कंज्यूम करेगा और उसके बाद उसका कहाँ जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? कंज्यूमर में जाएगा, उसको हम लोग खाएंगे, ठीक। तो जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम पहले घर में जितना खाना बनाते हैं, अगर हम खाना खा लेते हैं, कुछ बच जाता है, तभी हम दूसरों को देते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक। तो प्लांट जो भी प्रोड्यूस करेगा, टोटल बायोमास प्रोडक्शन जो भी है प्लांट का है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब उसमें से अपना जो वो यूज कर लिया, उसके बाद जो बचा वो क्या होगा? नेट होगा। वो क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। मतलब जितना वो यूज कर लिया उसके बाद जो बचा, मतलब जितना वो यूज करता है वो कहाँ यूज करता है? रेस्पिरेशन में यूज करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या किया? ग्लूकोज को तोड़ेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उस एनर्जी से अपना सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस किया प्लांट, फोटोसिंथेसिस में बनाया ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएगा? वो एटीपी बनाएगा। एटीपी बना के अपना सेल का एक्टिविटी में यूज करेगा। तो ये उसका खुद का रेस्पिरेशन है, प्लांट रेस्पिरेशन। तो प्लांट के रेस्पिरेशन में जितना भी वो खाना बनाया वो रेस्पिरेशन में कुछ कंज्यूम हो गया, प्लांट खुद खाएगा। उसके बाद कुछ ग्लूकोज स्टोर हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह सब, सुक्रोज वगैरह सब स्टोर हो गया कहाँ? फ्रूट्स में। उस फ्रूट्स को हम खाए तो वो कहाँ चला गया? हमारे पास आ गया, ट्रांसफर हो गया। तो बोलता है आपका एनसीईआरटी बोलता है 10% लॉ फॉलो होता है। क्या होता है? 10% लॉ। टेन परसेंट लॉ क्या कहता है? 10% लॉ कहता है कि प्लांट जितना भी बायोमास प्रोड्यूस करेगा, जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी का 10% ही कंज्यूमर के पास जाएगा। 10% लॉ सेज 10% एनर्जी 10% एनर्जी इज transferred to consumer by producer। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि रेस्पिरेशन में कितना लॉस हुआ? रेस्पिरेशन में लॉस हुआ 90%। इसका मतलब कितना लॉस हुआ? 90%। तो 90% हर ट्रॉफिक लेवल पे 90% एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेशन लॉस में जाता है। रेस्पिरेशन लॉस।
तो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है ये अभी हम आपको आगे एनर्जी फ्लो में बताएंगे। हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस में चला जाता है। ये आपको एनर्जी पिरामिड से भी समझाएंगे आगे हम, ठीक। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट का टोटल बायोमास जो है और उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया वो क्या हो गया, 90% निकल जाएगा। तो जो बचा वही क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपका एनसीईआरटी बोलता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसको बोलेंगे जितना बायोमास कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी amount of biomass available for primary consumer। प्राइमरी कंज्यूमर यहां लिखे हैं, कंज्यूमर नहीं लिखे। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या होगा कि प्लांट से पहली बार जो प्लांट के प्रोडक्ट को यूज करेगा वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और प्लांट के प्रोडक्ट को जो पहली बार यूज किया है उसको पहली बार जो यूज करेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि प्लांट का प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट खाए हम और हमको खा गया शेर, लायन या टाइगर खा गया हमको, तो हम क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्लांट के प्रोडक्ट को पहली बार हम खाए और हमको पहली बार कौन खाया, लायन, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये कंज्यूमर वाली बात हो गई। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये समझ में आया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कंज्यूमर के पास जितना बायोमास हो गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्शन, ठीक। तो प्लांट जितना प्रोड्यूस किया वो प्राइमरी प्रोडक्शन। प्लांट के प्रोडक्शन के बाद क्या हो गया, प्लांट के प्रोडक्शन के बाद रेस्पिरेशन लॉस हुआ और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां गया, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर फिर से क्या करेगा, रेस्पिरेशन लॉस, और उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो वही चीज है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी वाला बात हो गया। इसके बाद हमारा है डिकम्पोजिशन। चार चीज आपको हम बताए थे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, क्या क्या था एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लिए किस चीज का, प्रोडक्टिविटी का, ठीक। इसके बाद हम लोग किस चीज का बात करेंगे, डिकम्पोजिशन का। तो आइए देखते हैं डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखिए डिकम्पोजिशन किसका करना है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो लिटर है। आपका एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करता है लिटर, या फिर एक वर्ड यूज करता है डेट्राइटस। क्या है, लिटर और डेट्राइटस। अब क्या है इसका मतलब ये समझते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब वो पत्ता सूखेगा, सूखने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ेगा, गलेगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा पत्ता कहाँ गया, ये होता है। तो हम बोलते हैं कि लीफ जो है, पत्ता जो है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। उसी तरह से बोलते हैं कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे हम हैं, हम कोई मरेगा, मरने के बाद उसको जला दिया जाएगा, जलाने के बाद उसका हड्डी वगैरह जो भी बच जाएगा, अवशेष बच जाएगा, लकड़ी के साथ जला दिया जाता है और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो डिकम्पोजिशन कब होता है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन का क्या क्या स्टेप है वो देखते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या क्या स्टेप होता है, ये आपके एनसीईआरटी में 5 स्टेप दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बोलता है डिकम्पोजिशन में होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है लीचिंग। दूसरा क्या होता है, लीचिंग। तीसरा होता है कैटाबोलिज्म। चौथा होता है ह्यूमिफिकेशन। सबसे लास्ट में होता है डिकम्पोजिशन।
ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ये एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को समझते हैं पहले। कहता है कि ए ट्री ग्रोज इन द सॉइल, एक पेड़ जो है वो हमेशा कहां ग्रो करेगा, सॉइल में ग्रो करेगा। लेकिन उससे क्या होता है कि एक ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, उस पेड़ से एक हरा पत्ता नीचे गिरा। उसके बाद क्या होगा कि सम आर ईटेन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर इनटू फूड वेब। कहता है कि उस पत्ता में से, उस पत्ता का कुछ पार्ट कोई इंसेक्ट खा लिया या कोई अदर एनिमल खा लिया, तो उस पत्ता का एनर्जी उस इंसेक्ट में चला गया या फिर उस एनिमल में चला गया। ठीक, तो कहता है कि एनर्जी इंटर हो गया फूड वेब में। फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, यह भी आपको हम एनर्जी फ्लो में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि इसको कीड़ा खाया, फिर यहां से कहां चला गया, ये यहां आ गया। लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स, उस लीव को पार्शियली कौन कंज्यूम किया, थोड़ा सा पार्ट कौन कंज्यूम किया, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन है, सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर है। तो उस लीफ को खाएगा ये बैक्टीरिया और डिकम्पोजर, फंजाई। दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। अब लीफ जो है उस छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, क्या बन गया, लिटर बन गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कचरा है। अब वो लिटर को क्या किया कि फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई इटीसी, फर्दर उस लीफ को और डिकम्पोज करेंगे तो उस लीफ में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, क्योंकि लीफ है, हरा लीफ था, तो वो कार्बन होगा, उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये सब होगा। तो जो भी कार्बन का कंपाउंड है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह का, फॉस्फोरस वगैरह का कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहां चला जाएगा, सॉइल में। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक रिच सॉइल, लीफ का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां चला गया, सॉइल में। इसके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स था वो भी कहां चला जाएगा, सॉइल में। क्योंकि डिकम्पोजर का काम ही क्या है, सारे लीफ का एक एक चीज को तोड़ना, लीफ के अंदर जो भी कंपाउंड है उसको तोड़ के क्या करना, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां पहुंच जाएगा, सॉइल में। अब उस सॉइल से फिर एक नया पौधा होगा, या फिर हो सकता है कि यही पौधा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेगा कि नहीं लेगा, वाटर और मिनरल लेता है, तो वो इनऑर्गेनिक मिनरल या ऑर्गेनिक मिनरल वो वापस ले सकता है। मिनरल जनरली इनऑर्गेनिक ही लेता है वो, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड वो वापस क्या कर लेगा, सॉइल रूट से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन का साइकिल चलता है। ये बोल रहा है कि लीफ से क्या कर, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन होता है इस किसका, इंसेक्ट का या फिर डिकम्पोजर का। तो उस केमिकल एक्शन से क्या होता है कि जो लीफ के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो क्या होता है कि लीच का मतलब होता है कि रिसना। जैसे क्या होता है कि मिट्टी पे पानी डालेंगे तो उसमें पानी रिस के कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी धीरे धीरे क्या चलाएगा, शिप होके अंदर चला जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा। तो उसी को लीचिंग बोलते हैं। तो ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। और उससे पहले एक पैराग्राफ लिखा था, उस पैराग्राफ में ये 5 स्टेप समझाया है। बोलता है कि सबसे पहले होगा फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, दो बात है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बड़ा पार्ट को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना है क्या, फ्रेगमेंटेशन, छोटा छोटा फ्रेगमेंट में तोड़ना। फ्रेगमेंटेशन करता कौन है, फ्रेगमेंटेशन जो भी ऑर्गेनिज्म करता है उसको बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। उसको क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड लिखा हुआ है एक, डेट्राइटिवोर्स। अब डेट्राइटिवोर्स क्या होता है, डेट्राइटिवोर्स होता है जो डेट्राइटस यानी कि लिटर, यानी कि जो भी डिकम्पोजिशन करने वाला सब्सटेंस है, जैसे सड़ा गला लीफ है, जो ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे आप सब्जी छीले तो सब्जी का छिलका हो गया। ठीक, तो यही सब छोटा छोटा सड़ा गला पदार्थ, उसको क्या वो क्या होता है, कुछ समय के बाद
छोटे छोटे सर गल के क्या बना देता है, लिटर बना देता है, जिसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। ठीक, तो उसको डिकम्पोज करने वाला, उसको फ्रेगमेंट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटिवोर्स बोलते हैं। तो जो भी कंपाउंड है जिसका डिकम्पोजिशन होना है, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले क्या किया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा बात है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग होता है कि जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो उसमें से कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होगा कि सॉइल के अपर लेयर से धीरे धीरे रिस्क के कहां चला जाएगा, नीचे लोअर लेवल पे चला जाएगा, डेप्थ में चला जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, दूसरा क्या होगा, लीचिंग। तीसरा है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो भी बैक्टीरिया और फंजाई है उसके द्वारा जब ब्रेक डाउन होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैटाबोलिज्म। वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगा, सिंपल ऑर्गेनिक और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको क्या बोल देंगे, कैटाबोलिज्म। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये जो लिटर है वो लिटर मिट्टी में आपस में मिल जाता है और उस मिट्टी का रंग भूरा कर देता है, ब्राउन। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि एमोर्फस सब्सटेंस होता है, कोलाइडल होता है नेचर में, ये इसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। तो पहले आपके पास लिटर था, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसमें से कुछ पार्ट का लीचिंग हुआ, लीचिंग होके चला गया अंदर, फिर जो बच गया उसका कैटाबोलिज्म हुआ, और कैटाबोलिज्म होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो हो गया ह्यूमिफिकेशन। ठीक, और ह्यूमिफिकेशन होने के बाद फाइनली उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म का मतलब कौन एब्जॉर्ब करेगा इसको, तो प्लांट वापस इसको एब्जॉर्ब कर सके मिनरल के रूप में, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो ये है आपका डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में 5 स्टेप आपको याद रखना है, और इस डायग्राम को आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि जब पत्ता गिरेगा तो उस पत्ता के अंदर जितना भी काम का चीज रहेगा वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। काम का चीज मतलब जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और उसको मिलाने में कौन कौन हेल्प करेगा, बैक्टीरिया फंजाई हेल्प करेगा, अर्थवर्म हेल्प करेगा, इंसेक्ट्स वगैरह हेल्प करेंगे, अदर एनिमल्स हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि नेचर में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर कितना होता है, 10% ही होता है। ठीक है, बाकी 90% कहाँ जाता है, बाकी 90% जाता है रेस्पिरेशन लॉस में। बाकी 90% कहाँ जाता है, रेस्पिरेशन लॉस में। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो का मतलब है, जो एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाएगा। आप खाए घास को, आपको एनर्जी मिला, आपको कोई और खाया, उसको भी एनर्जी मिला। ठीक, तो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। अब होता क्या है कि इसको फूड चेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब फूड चेन आपके एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है जीएफसी। जीएफसी का मतलब क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। जीएफसी का मतलब क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। और दूसरा है आपका डीएफसी। डीएफसी का मतलब क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक, तो ये हो गया आपका, दो तरह का फूड चेन आपको मेनली पढ़ना है। अब ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है और डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है। ग्रेजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होगा, ग्रेजिंग से स्टार्ट होगा। मतलब ग्रेजिंग यानी कि घास कौन चरता है, घास कौन खाता है, बकरी। ठीक, तो ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में आपको बोलता है एनसीईआरटी
कि ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ग्रेजिंग फूड चेन का, जीएफसी का बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा कि सबसे पहले होगा ग्रास। क्या होगा, ग्रास। ग्रास को कौन ईट करेगा, गोट, ठीक, या डियर। और इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा लायन। अब बताइए प्रोड्यूसर कौन हुआ। कोई भी फूड चेन होगा उसमें प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, प्रोड्यूसर मतलब जो खाना प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले खाना कौन बनाया, ग्रास। किसी भी फूड चेन में सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। और प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट होगा। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होगा, प्लांट होगा। जो फोटोसिंथेसिस करेगा वही प्रोड्यूसर होगा। जो फोटोसिंथेसिस करेगा वही प्रोड्यूसर होगा। तो ग्रास है, ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर, ठीक। अब इस ग्रास को इट जो भी किया, हम आपको बताए थे कि प्लांट प्रोडक्ट को सबसे पहली बार जो खाता है वो क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूम किया तो कंज्यूमर, पहली बार किया तो प्राइमरी कंज्यूमर। और इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखिए यहां पे ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताया है आपको थोड़ा सा। बोला है कि एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा सबसे पहले। प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर। इसके भी ऊपर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली 3-4 ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जाता नहीं है फूड चेन। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उतना एनर्जी ही नहीं बचता है। अब सोचिए इसके पास अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी है प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, तो जाएगा कितना इसके पास, 10। क्यों, क्योंकि 90% कहां चला जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉस में। अब इस 10 का 10% कितना होता है, 1 जाएगा इसके पास। इस 1 का 10% कितना होता है, 0.1 जाएगा इसके पास। अब अगर 0.1 जा रहा है इसके पास, तो उतना सा एनर्जी लेके कोई क्या करेगा, उतना सा एनर्जी तो किसी को चाहिए ही नहीं, ठीक। तो इससे ऊपर 0.1 का कर देंगे 10%, तो 0.01 हो जाएगा। तो उतना कम एनर्जी, इतना कम एनर्जी बचता है कि इससे ऊपर कोई ट्रॉफिक लेवल होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको क्या बोल रहे हैं हम, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोल रहे हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या बोल रहे हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और टर्शियरी कंज्यूमर क्या बोल रहे हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब सवाल ये आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, वो हमेशा क्या होगा, प्लांट होगा, जो आपको हम बताए थे। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसको आप लोग देखिएगा बुक में तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्लांट होगा हमेशा। अब बात है कि इसको जो खाएगा, प्लांट को खाने वाला हमेशा क्या कहलाता है, हर्बीवोर कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या होगा, हर्बीवोर होगा, कभी भी कार्निवोर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा। और प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है, प्लांट होता है। तो प्लांट को जो खाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, हर्बीवोर बोलेंगे, कार्निवोर बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे, ठीक। और हर्बीवोर को जो खाएगा वो क्या होगा, कार्निवोर होगा, ठीक, जो कि क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन आपसे ये आता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल नहीं है, वो क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाएगा, सेकेंड नंबर पे जो आएगा वही तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा और प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा। और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर का मतलब उस फूड चेन में उसके ऊपर कोई खाने वाला नहीं है। जैसे लायन, लायन को कोई नहीं खाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, टॉप कंज्यूमर बोल देंगे। जैसे वल्चर, वल्चर गिद्ध, गिद्ध को कोई नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, वो टॉप कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक।
उसी तरह यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस और ट्रीज, सब के सब क्या है, प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन में क्या आ जाएगा, डायटम्स। डायटम्स आपको हम पढ़ाए थे जब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा रहे थे, प्लांट किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे डायटम्स। तो डायटम्स क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन, प्लैंक्टन का मतलब होता है कि जो स्विम करता है, वाटर में तैरता है, प्लैंक के तरह। प्लैंक मतलब होता है कि एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो गया और उसको पानी में रख देंगे तो प्लैंक क्या होगा, तैरेगा। तो उसी तरह का प्लांट होता है, जो प्लांट पानी में तैरता है उसको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, अब फाइटोप्लैंक्टन भी प्लांट हो गया, ये ग्रास भी क्या हो गया, प्लांट हो गया, ट्रीज भी क्या हो गया, प्लांट हो गया। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे हमेशा क्या आएगा, प्लांट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर एंड कॉ, मतलब घास खाने वाला या प्लांट, जो भी प्लांट है। जू प्लैंक्टन क्या करेगा, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा। ठीक है, जो ग्रास होपर है वो क्या करेगा, घास को खाएगा। जो कॉ है वो क्या करेगा, ग्रास या ट्रीज को खाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर और कॉ, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। पहली बार जो प्लांट को खाता है वो क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। ट्रॉपिक लेवल पूछेगा कौन सा होगा तो क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। ठीक, उसके बाद आता है बर्ड्स, फिशेस और उल्फ। जो जू प्लैंक्टन है, ग्रास होपर है, ये सब इंसेक्ट है। ग्रास होपर क्या है, इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट को कौन खा सकता है, बर्ड खा सकता है। ठीक, तो जो बर्ड है वो खाया इंसेक्ट को। इंसेक्ट क्या था, इंसेक्ट था सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, तो बर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। आपको इस तरह से फूड चेन बना के देगा, फूड चेन बना के आपसे पूछेगा कि बर्ड क्या है, कंज्यूमर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और अगर ट्रॉपिक लेवल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक, उसके बाद बर्ड्स को कौन खा सकता है, लायन या मैन खा सकता है, या फिशेस को मैन या लायन खा सकता है। ठीक, तो फिश को अगर मैन खा गया तो फिश क्या था, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो मैन क्या हो जाएगा, या तो इसको आप टर्सरी कंज्यूमर बोलिए या इसको आप टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा, प्रोड्यूसर कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा, और सबका एग्जाम्पल ग्रेजिंग फूड चेन का और डेट्राइटस फूड चेन का। डेट्राइटस फूड चेन के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है कि डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटस। डेट्राइटस को कौन खाएगा, बैक्टीरिया, फंजाई। बैक्टीरिया, फंजाई फिर मरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन डेट्राइटस से शुरू होगा और इसमें ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होता नहीं है। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है। इसका रीजन है कि ज्यादा इसमें एनर्जी ट्रांसफर का स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक लेवल से रिलेटेड एनर्जी फ्लो कैसे होता है। इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। एक होता है फूड वेब, वो क्या होता है इसको समझते हैं। ये देखिए, इसको हम फूड वेब बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब नेचर में बहुत सारा फूड चेन एक साथ चल रहा होता है, नेचर में क्या होता है कि बहुत सारा फूड चेन एक साथ चल रहा होता है, तो बहुत सारे फूड चेन को एक साथ बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। फूड चेन क्या हुआ ये समझिए, घास है, घास को बकरी खाया, बकरी को शेर खाया, ग्रास को गोट खाया, गोट को लायन खाया। ये सिंपल सा एक फूड चेन हो गया जिसको कि हम ग्रेजिंग फूड चेन बोले। अब इस फूड चेन में दूसरा फूड चेन घुस सकता है। ग्रास को इंसेक्ट भी खा सकता है, इंसेक्ट को बर्ड भी खा सकता है, बर्ड को वल्चर भी खा सकता है, मैन भी खा सकता है। ये दूसरा फूड चेन घुस गया। ग्रास को गोट के जगह डियर भी खा सकता है, डियर को लायन खा सकता है। ये दूसरा फूड चेन हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या हो सकता है ये समझिए। ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को स्नेक खा लिया, सांप खा लिया। तो ये सारा फूड चेन आपस में जुड़े हुए होते हैं नेचर में। कोई भी किसी को भी खा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ग्रेजिंग फूड चेन है तो इसमें कोई और दूसरा नहीं घुसेगा। ठीक है, तो सारा फूड चेन आपस में इंटरमिक्स्ड होता है,
नेचर में, और सारे फूड चेन को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, फूड वेव। ठीक, तो यहां हम लिख देते हैं ग्रुप ऑफ फूड चेन प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड फूड वेव। सिंपल सा डेफिनेशन, आप खुद से बना सकते हैं डेफिनेशन। तो नेचर में क्या होता है कि बहुत सारा फूड चेन आपस में इंटरमिक्स्ड होता है, और उस सारे फूड चेन को एक साथ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम, फूड वेव बोलेंगे। अब चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, सन से एनर्जी आया, सन से एनर्जी कौन लिया, प्लांट। अब इस प्लांट से ये इंसेक्ट में जा सकता है एनर्जी, या दूसरे इंसेक्ट में जा सकता है एनर्जी। ठीक है, प्लांट खुद का रेस्पिरेशन करेगा तो उससे हीट लॉस होगा। हीट जो लिखा हुआ है वो क्या है, रेस्पिरेशन लॉस है। वो क्या है, रेस्पिरेशन लॉस है, मतलब अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करेगा वो, तो वो एनर्जी क्या होगा, हीट लॉस होगा। ठीक, तो हीट लॉस हो गया, फिर जो एनर्जी बचा वो कहाँ चला गया, इस कैटरपिलर में ट्रांसफर हो गया। फिर इसको कौन खाया, बर्ड खाया। ये खुद अपना एनर्जी कुछ कंज्यूम करेगा अपना जिंदा रहने के लिए, तो इसका खुद का रेस्पिरेशन लॉस होगा और बाकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा बर्ड के पास। इस बर्ड को ये खाएगा वल्चर, ठीक, और इस बर्ड का खुद का रेस्पिरेशन लॉस होगा, तो खुद का ये रेस्पिरेशन लॉस किया और बर्ड को खा लिया वल्चर। ठीक है, तो ये आपका एक फूड चेन है। इस फूड चेन में दूसरा फूड चेन घुस गया है। दूसरा फूड चेन क्या घुस गया है, इसको ये कीड़ा भी खा सकता है, इस कीड़ा को बर्ड भी खा सकता है, इस कीड़ा को भी ये खा सकता है, इस इंसेक्ट को भी बर्ड खा सकता है। तो फूड चेन इधर से भी चल सकता है, फूड चेन इधर से भी चल सकता है, फूड चेन यहाँ से यहाँ भी डायरेक्ट जा सकता है, हो सकता है इस इंसेक्ट को ही वल्चर खा लिया हो। ठीक है, तो 1 2 3 फूड चेन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, फूड वेव बोल सकते हैं। ठीक, तो एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आपको डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स आपको एग्जाम में देगा और पूछेगा कि इस पिरामिड, इस कंडीशन के लिए पिरामिड इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, स्ट्रेट होगा या इन्वर्टेड होगा, या कैसा होगा, पिरामिड बना के दिखाइए। या पिरामिड बना के देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा कि ये पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या शो कर रहा है, ये कौन सा पिरामिड हो सकता है, कौन सा पिरामिड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पिरामिड के बारे में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको देना चाहेंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये पिरामिड जो है नंबर का पिरामिड है, इसको बाद में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ये जो पिरामिड है जिसका बेस ज्यादा होता है और जो टॉप होता है वो थोड़ा नैरो होता है, बेस वाइड होता है, उसको हम अपराइट पिरामिड बोलते हैं। और अगर पिरामिड ऐसे बना हो जिसमें बेस ऊपर बड़ा हो और ये नीचे छोटा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड। तो एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर इन्वर्टेड, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। क्यों, ये समझते हैं। जितना भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पे होगा, ये देखिए पीपी लिखा हुआ है, पीपी का मतलब क्या समझेंगे आप, पीपी का मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीपी का मतलब क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। पीसी का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, एससी का मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, और टीसी का मतलब टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ लिख देते हैं एक चीज तो बाकी सब आप समझ जाएंगे, टर्शियरी
कंज्यूमर। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा उसके पास जितना भी एनर्जी होगा इतना फिक्स है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में उससे तो कम ही एनर्जी जाएगा, ये तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि 90% तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन लॉस हो जाएगा, 10% ही आगे ट्रांसफर होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी जाएगा तो फिर से 90% तो लॉस ही हो जाएगा, 10% आगे जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएगा एनर्जी कम होता जाएगा, और एनर्जी कम होता जाएगा तो बेस हमेशा ब्रॉड रहेगा और उसके ऊपर जो है नैरो होता जाएगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। अब इस डायग्राम में क्या दिखाना चाह रहा है, इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम कहता है एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कहता है कि जो प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये जो ग्राफ है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसका क्या मतलब है, कितना एनर्जी सनलाइट का है, देखिए 3, 3, 6, 10 की पावर 6 जूल एनर्जी है सनलाइट में। अब इस सनलाइट से कितना एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास आया, 10 की पावर 4। कितना आया, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 जूल एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास आया। तो 10 की पावर 6 का कितना परसेंट होता है, 10 की पावर 4। तो इसका जब आप 1% करेंगे तो ये 10 की पावर 2 होगा और ये 6 है, तो 6 - 2 4, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। मतलब सनलाइट का 1% एनर्जी ही प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर पाया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बोलता है कि ये 10,000 है, जूल है, इस 10,000 जूल से 1,000 जूल ही आगे ट्रांसफर हुआ है। तो 10,000 जूल का कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ है, आप खुद देख लीजिए, 1,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, ऐसे करेंगे, 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। ठीक, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जो भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ है वो कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, 10%। तो बाकी 90% कहाँ गया, बाकी 90% चला गया रेस्पिरेशन लॉस में। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड तो ये चीज हम जनरलाइज लिख सकते हैं यहां पे, यहां लिख सकते हैं कि 90% एनर्जी, 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज रेस्पिरेटरी लॉस, एज रेस्पिरेटरी लॉस एट each ट्रॉफिक लेवल, एट each ट्रॉफिक लेवल। तो each ट्रॉफिक लेवल पे 90% एनर्जी जो है लॉस होता है। ये चीज हो गया रेस्पिरेटरी लॉस। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 10%, आप जानते हैं 10,000 का 10%, 1,000 का 10% 100 होगा, और 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में कितना गया, 10%। प्राइमरी कंज्यूमर का 10% कहाँ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% कहाँ जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर में। तो ये है एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या बात ध्यान रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक यूनिवर्सल रूल क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आता है नीट में कि पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी अपराइट, विल ऑलवेज बी अपराइट, मे बी इन्वर्टेड, विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या टिक करना है, विल ऑलवेज बी अपराइट। चलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पिरामिड ऑफ नंबर।
इसका क्या मतलब है, जो भी ट्रॉपिक लेवल हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, जो भी ट्रॉपिक लेवल है हमारा, उस ट्रॉपिक लेवल में देखिए ये किसका है, ये बोल रहा है, इसमें ध्यान से पढ़िएगा, ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 6 मिलियन में लगभग 60 लाख, यहाँ 58,42,000 प्लांट है। कितना प्लांट है, 58,42,000, 58,42,000 प्लांट है। क्या है, ग्रास इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम कौन सा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ये देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा, ग्रास। तो इस ग्रास को काउंट किया है, 58,42,000 ग्रास है। ठीक, अब इसको जो कंज्यूम किया, ग्रास को पहली बार जो कंज्यूम किया उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर। हो सकता है वो गोट हो, या फिर हो सकता है वो इंसेक्ट हो, उस इंसेक्ट को हो सकता है बर्ड खाया हो, उस बर्ड को हो सकता है वल्चर खाया हो। ठीक, तो देखिए इस ग्रास को इंसेक्ट ईट किया, तो कितना इंसेक्ट है, 7,08,000, तो 60 लाख था लगभग, वहां से क्या आ गया, 7 लाख आ गया। ठीक, और वहां से फिर कहां चला गया, 3.5 लाख चला गया, 3.5 लाख। 3.5 लाख कौन है, 3.5 लाख है सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो सकता है, जैसे बर्ड, बहुत सारे बर्ड हैं। ठीक, तो वो इतने सारे इंसेक्ट को खाने के लिए है। उसके बाद बर्ड को, बहुत सारे बर्ड को खाने के लिए वल्चर का नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा। तो वल्चर कितना है, 3। कितना है, 3। समझिए इस बात को कि एनर्जी कितना ट्रांसफर हो पाता है, 10%। तो उस 10% एनर्जी को यहाँ से 10% गया, यहाँ से 10% गया, यहाँ से 10% गया। अगर 1000 था तो 1000 का 10% यहाँ क्या हो गया, 100, 100 का 10% हो गया 10, 10 का 10% हो गया 1। तो 1 जूल एनर्जी ही वल्चर को मिलेगा। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाते हैं, वहां जाते जाते क्या होता है कि एनर्जी का शेयर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे थे हम कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो कैसा आएगा, अपराइट आएगा, स्ट्रेट आएगा। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है क्या, क्या पूछेगा, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हो सकता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हो सकता है। हो सकता है कि पेड़ एक ही हो और उस पेड़ पे सैकड़ों कीड़े मकोड़े रहते हो या फिर सैकड़ों पक्षी रहता हो और उस सारे पक्षी को खाना उसी पेड़ से मिलता हो। तो प्रोड्यूसर हो गया कम और पक्षियों का संख्या हो गया ज्यादा। तो प्रोड्यूसर नीचे इस तरह से बनेगा पिरामिड और उससे बड़ा बनेगा क्या, कंज्यूमर का। तो क्या हो जाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो जाएगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास। अगला टॉपिक क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में लिखा है shows a sharp decrease in biomass at higher trophic level। हायर ट्रॉपिक लेवल जैसे जाते जाते जाएंगे कि बायोमास में बहुत शार्प डिक्रीज होगा। कह रहा है कि 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ड्राई वेट था प्रोड्यूसर का। जो भी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्लांट हो सकता है, ग्रास हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका वेट कितना है, 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें जितना प्लांट घास वगैरह सब है उसका वेट कितना हो गया, 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब उसको जो खाएगा, उस 1 मीटर स्क्वायर में जो भी इसको खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर है, उस प्राइमरी कंज्यूमर का वेट कितना आ गया, सिर्फ 37। कितना आ गया, 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उस पर मीटर स्क्वायर में प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसका वेट कितना है, सिर्फ 11 केजी पर मीटर स्क्वायर। और उसको खाने वाला जो टॉप कंज्यूमर है उसका वेट कितना है, सिर्फ 1.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो वही चीज़ हो जाएगा, ये क्या होगा, ग्रास या फिर ट्रीज, ये क्या हो जाएगा, इंसेक्ट, ये क्या हो जाएगा, बर्ड, और ये क्या हो जाएगा, वल्चर। ठीक, तो ये आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि क्या दिखाया हुआ है, स्ट्रेट दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है, स्ट्रेट। लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। कैसे, ये बताते हैं आपको। जो जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन होता है ओशियन में, जैसे डायटम्स है, छोटे छोटे एल्गी हैं, ठीक, यूनिसेलुलर एल्गी है। तो अगर इसको समझिए ऐसे कि अगर आपका ये ओशियन है, ठीक, अब इस ओशियन में अगर छोटे छोटे यूनिसेलुलर एल्गी है और इस यूनिसेलुलर एल्गी को कोई इंसेक्ट खाया, ठीक, या फिर हम बोलते हैं कि फिश खा लिया। कौन खा लिया, फिश खा लिया, स्मॉल फिश, और उस स्मॉल फिश को हो सकता है लार्ज फिश खा लिया। कौन खा लिया, लार्ज फिश खा लिया। तो जो प्रोड्यूसर लेवल है, जो अलगी है, अलगी तो क्या है, प्लांट है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे बायोमास बहुत कम होगा और उसको खाने वाला जो फिश होगा, छोटा फिश, उसका इस यूनिसेलुलर अलगी के कंपैरिजन में तो बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, और इस स्मॉल फिश को खाने वाला जो लार्ज फिश होगा उसका तो बायोमास उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास जब बनाएंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है। कहाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ओशियन इकोसिस्टम में। कहाँ हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ओशियन इकोसिस्टम में। लेकिन जो जनरली जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली क्या आता है, अपराइट आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पिरामिड हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, यही चीज आपको हम बता रहे थे। ए स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। जो भी फाइटोप्लैंक्टन है, जो यूनिसेलुलर अलगी है, उसको खाने वाला एनिमल, जो भले ही यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन अलगी को खाने वाला एनिमल, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला एनिमल ज़्यादा है तो उसका बायोमास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्रोड्यूसर कम है तो बायोमास उसका कम हो गया। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड भी हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में पिरामिड ऑफ बायोमास को इन्वर्टेड दिखाया है, पिरामिड ऑफ नंबर को स्ट्रेट दिखाया, लेकिन वो भी इन्वर्टेड हो सकता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा और हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, स्ट्रेट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। तो ये सब बात हम लोग पिरामिड का कर रहे थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग प्रोडक्टिविटी पढ़े। इकोसिस्टम बहुत तरह का हो सकता है, आपको हम बताएं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, ग्रेजिंग, कोई भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को क्लाइमेट के अंदर जो भी आपका प्लांट लाइफ और वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ है, उन सबको मिला के क्या बोल देंगे, इकोसिस्टम बोल देंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी हो गया। प्रोडक्टिविटी में हम लोग क्या क्या पढ़े, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, और रेस्पिरेटरी लॉस क्या होता है। डिकम्पोजिशन में 5 स्टेप पढ़े हम लोग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में पढ़े फूड चेन क्या होता है और फूड वेव क्या होता है। फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल क्या क्या होता है और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक। फिर हम लोग लास्ट में पढ़े इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में पढ़े पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फूड चेन आपको दिया है क्वेश्चन में। कल हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोसिस्टम सर्विसेज, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो पढ़ाते हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।